हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। इसमें अभी हम लोग जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज मैक्स वेबर से संबंधित यह अंतिम लेक्चर है और इसमें हम लोग इग्नू में जो भी मैक्स वेबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली दी गई है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर में कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड इग्नू की पुस्तक में दी गई है मैक्स वेबर से संबंधित। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि आखिर में ये प्रश्न किस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर निशान लगाइए। क आदर्श प्रारूप सामान्य प्रारूप है। ख आदर्श प्रारूप औसत प्रारूप है। ग आदर्श प्रारूप शुद्ध प्रारूप है या फिर घ आदर्श प्रारूप आदर्शात्मक प्रारूप है। तो आप लोग खुद सोचिए एक बार कि आखिर में इसका सही उत्तर कौन सा हो सकता है। आदर्श प्रारूप कौन से प्रारूप में आएगा? चलिए ठीक है, अब मैं बताती हूँ। आदर्श प्रारूप जो है वह एक शुद्ध प्रारूप है, अर्थात यह एक प्योर मॉडल का काम करता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए तथ्यों में से प्रत्येक के सामने बने कोष्ठक में सही अथवा गलत का निशान लगाना है। क है आदर्श प्रारूप यथार्थ का विवरण है। अब आप लोग खुद सोचिए कि ये सही है या गलत है। आदर्श प्रारूप यथार्थ का विवरण है, यह कथन गलत है, क्योंकि आदर्श प्रारूप जो होता है यह एक मॉडल है, ना कि किसी यथार्थ का विवरण है। ख है आदर्श प्रारूप किसी सामाजिक स्थिति अथवा घटना के विश्लेषण और व्याख्या में सहायक है। अब आप लोग खुद सोचिए कि ये सही है या गलत है कि आदर्श प्रारूप किसी सामाजिक घटना या स्थिति के विश्लेषण की व्याख्या में सहायक होता है। तो यह कथन सही है, क्योंकि जो आदर्श प्रारूप होता है इससे हम किसी सामाजिक स्थिति या घटना का विश्लेषण या फिर व्याख्या करते हैं। ग है आदर्श प्रारूप विशिष्ट और अनिवार्य गुणों के चयन द्वारा विकसित किए जाते हैं। तो ये कथन सही है या फिर गलत है? आदर्श प्रारूप जो होता है वह विशिष्ट और अनिवार्य गुण आखिर में किसी भी तथ्य में कौन कौन से पाए जाते हैं, इन्हीं के चयन के द्वारा विकसित किया जाता है, अर्थात यह कथन सही है। कैसे? जैसे कि हम लोगों ने जब संयुक्त परिवार की बात की थी, और जब संयुक्त परिवार की बात आती है तो इसमें ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो कि लगभग लगभग सभी संयुक्त परिवार में पाए ही जाते हैं। जैसे कॉमन एक रसोई घर होता है, जो अर्थव्यवस्था होती है वह संयुक्त रूप से होती है, सभी परिवार के सदस्य एक ही घर में निवास करते हैं। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि संयुक्त परिवार को संयुक्त परिवार बनाते हैं। तो आदर्श प्रारूप जो होता है वह विशिष्ट और अनिवार्य गुणों के चयन द्वारा विकसित किए जाते हैं। आदर्श प्रारूप परिकल्पना है। क्या ये कथन सही है? आदर्श प्रारूप परिकल्पना है। परिकल्पना अर्थात हम उसके बारे में खुद ही अपने मन से ऐसा सोच लें कि कोई तथ्य है तो ये ऐसे है, और ऐसा है तो क्यों है, ये हम अपनी खुद की अपनी एक कल्पना बना लेते हैं। तो क्या आदर्श प्रारूप ऐसा होता है? नहीं, यह कथन गलत है। आदर्श प्रारूप जो है वह हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पना नहीं होता है। आदर्श प्रारूप पूर्ण यथार्थ का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या आदर्श प्रारूप जो होता है वह पूर्ण यथार्थ का अर्थात जो वास्तविकता है उसका प्रतिनिधित्व करता है? तो नहीं, यह कथन गलत है, क्योंकि आदर्श प्रारूप जो होता है वह पूर्ण यथार्थ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि जो यथार्थ है या वास्तविकता है उसको समझने के लिए यह सहायक होता है। और क्या है आदर्श प्रारूप कार्य कारण संबंधों के और तुलनात्मक विश्लेषण में सहायक होता है। तो क्या यह कथन सही है या गलत है? इस पे आप लोग पहले विचार करिए कि आदर्श प्रारूप जो है वह कारण
कार्य कारण संबंधों के और तुलनात्मक विश्लेषण में सहायक होता है। तो हाँ, ये कथन सही है कि जो आदर्श प्रारूप होता है वह कार्य कारण संबंधों से ही तो तथ्यों से निकालता है कि आखिर में कौन से जो उसके लक्षण हैं वह सभी में कॉमन पाए जाते हैं। तो यह कार्य कारण संबंधों से ही निकाला जाता है और तुलनात्मक विश्लेषण में भी सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि वेबर के अनुसार पूंजीवाद का सार तत्व क्या है? वह है श्रमिकों का पूंजीपतियों द्वारा शोषण किया जाता है। ख है पूंजीपतियों का उद्देश्य अपने लाभ को बढ़ाना होता है ताकि वे विलासी जीवन बिता सकें। ग है धन कमाना स्वयं में साध्य हो जाता है। या फिर घ है कि उपयुक्त सभी उत्तर या सभी ऑप्शन सही हैं। तो इसके पहले आप लोग सोचिए, मैं जस्ट 2-3 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप लोग खुद इस पे डिसाइड करिए कि आखिर में सही उत्तर कौन सा है। श्रमिकों का पूंजीपतियों द्वारा शोषण किया जाता है, यह पहला ऑप्शन है कि श्रमिकों का पूंजीपतियों के द्वारा शोषण। पूंजीपतियों का उद्देश्य जो है वह लाभ को बढ़ाना होता है ताकि वे विलासी जीवन जी सकें। वेबर के अनुसार पूंजीवाद का सार तत्व आप लोग समझिए कि वेबर ने पूंजीवाद को किस प्रकार से परिभाषित किया था। वह है कि धन कमाना स्वयं में साध्य हो जाता है। या फिर सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। चलिए, इसका उत्तर ये है कि धन कमाना जो है वह स्वयं में साध्य हो जाता है। अर्थात हम लोगों ने वेबर के जब पूंजीवाद विचारधारा को समझा था तो ये पाया था कि किस प्रकार से जो प्रोटेस्टेंट विचारधारा थी या फिर कल्विनवाद की विचारधारा थी, उसमें जो भी धन कमाने का जो उद्देश्य था वह फिर से धन को कमा के और धन को फिर से ही अर्थव्यवस्था में लगा देना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। तो धन कमाना स्वयं में साध्य हो जाता है कि हम जो भी धन अर्जित करेंगे उसको फिर से उसी अर्थव्यवस्था में लगा के और फिर से धन का अर्जन करेंगे। तो धन कमाना स्वयं में साध्य हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये 2 ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे सही नहीं होंगे। अगला प्रश्न है कि पूंजीवाद तब पैदा हुआ जब पश्चिमी राष्ट्र निम्नलिखित में से किस घटना से होकर गुजरे थे? पहला है फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा है हरित क्रांति, या फिर ग है औद्योगिक क्रांति। तो आप लोग खुद बताइए कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। इन तीनों क्रांतियों में से कोई एक क्रांति तो थी जिससे कि पश्चिम राष्ट्र में पूंजीवाद की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर ग ऑप्शन जो है वह सही है कि औद्योगिक क्रांति के कारण ही पूंजीवाद का उदय हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि उत्पादन के तार्किक संगठन के लिए क्या आवश्यक है? आखिर में उत्पादन का एक तार्किक संगठन बने, इसके लिए क्या आवश्यक है? तो क है हम दक्षता, अनुशासन तथा कड़ी मेहनत। ख है श्रमिकों के लिए कम लाभ और ज्यादा वेतन। ग है अत्यधिक धनराशि, या फिर घ है उपयुक्त सभी। तो इसमें से आप लोग खुद विचार कीजिए कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा कि उत्पादन के तार्किक संगठन के लिए आखिर में कौन सी दशाएं आवश्यक मानी जाएंगी। चलिए, क है इसका सही उत्तर कि इसमें दक्षता पाई जाती है, अनुशासन होता है और साथ में कड़ी मेहनत भी देखने को मिलती है। तभी हम उत्पादन का एक तार्किक संगठन सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें परंपरावाद और पूंजीवाद के अनुसार हमें इन लक्षणों को पहचानना है। सॉरी या आखिर में परंपरावाद सॉरी परंपरावाद और पूंजीवाद में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो क है कि मालिक के साथ अनौपचारिक संबंध। आखिर में मालिक के साथ अनौपचारिक संबंध किस कैटेगरी में हमें देखने को मिलता है? तो मालिक के साथ जो अनौपचारिक संबंध, यानी कि ऐसे ही इनफॉर्मल संबंध, हम एक जैसे परिवार के साथ संबंध होता है या दोस्तों के साथ संबंध होता है,
तो जिनमें कोई लिखित नियम कानून नहीं होता है, इन संबंधों को अनौपचारिक संबंध कहते हैं। तो मालिक के साथ जो अनौपचारिक संबंध पाया जाता है वह परंपरावाद में पाया जाता है। कार्य को साध्य मानकर काम करना, आखिर में किसी काम को हम उसी को लक्ष्य मान के और तब काम करें तो यह किस कैटेगरी में आएगा? तो यह लक्षण जो है वह पूंजीवाद का माना जाता है कि कार्य को ही हम उद्देश्य मान लेते हैं और उसी के अनुसार फिर हम काम करते हैं। वह है कि अभिनव विधियां तथा व्यक्तिवाद किसमें पाया जाता है? तो यह हम सभी को पता है कि व्यक्तिवादिता अर्थात किसी व्यक्ति की एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की इम्पोर्टेंस जो होती है वह हमें पूंजीवाद में देखने को मिलती है, जबकि वहीं पर परंपरावाद में व्यक्तिवादिता को नहीं बल्कि सामूहिकतावाद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि कन्फ्यूशसवाद निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाद, दूसरा ऑप्शन है विश्व के साथ समरसता, या फिर ग है नियतिवाद पर निष्क्रियता। तो इसमें आप लोग सोचिए, हम लोग अपने जो वेबर के लेक्चर हैं उसमें हम लोग इस पे काफ़ी डिस्कस किए थे कि कन्फ्यूशसवाद आखिर में क्या है, इसकी विचारधारा क्या है और यह किस विचारों पे ज़्यादा बल देता है। तो आप लोग इसे एक बार खुद सोचिए कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। व्यक्तिवाद, विश्व के साथ समरसता, नियतिवाद तथा निष्क्रियता। चलिए, इसका ऑप्शन जो है ये ख सही है। विश्व के साथ समरसता पे कन्फ्यूशसवाद जो है वह ज्यादा बल देता है। अगला प्रश्न है कि वेबर के अनुसार हिंदू लोग काम करने की ओर नीचे से दिए गए किस कारण से प्रेरित नहीं होते हैं, अर्थात इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण ये लोग काम करने के लिए हिंदू लोग जो है वो ज्यादा प्रेरित नहीं होते हैं। ये वेबर के अनुसार कहा जा रहा है। तो आखिर में वेबर ने किस प्रकार से हिंदू जो लोग हैं उनको किस प्रकार से व्याख्या किया था या हिंदू धर्म को उन्होंने किस प्रकार से देखा था? तो कह है कि उनके धर्म में उन्हें नियति में विश्वास करने वाला बना दिया है, इसके कारण वह काम करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। है उनकी प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण कार्य काफी अच्छी तरह से विकसित रहे हैं, या फिर ग है कि वे आलसी होते हैं। तो इसमें से आप लोग खुद सोचिए कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये हम सभी को पता है कि जो धर्म में उनका नियति में विश्वास है ये तो हिंदू धर्म में पाया जाता है, क्योंकि ये मानते हैं कि अगर हमारे से कोई काम नहीं हो पा रहा है तो हम सीधे नियति पे मान लेते हैं कि शायद ईश्वर को ऐसा मंजूर नहीं है या हमारी किस्मत में ही नहीं है, इसीलिए शायद यह काम हमसे नहीं हो पा रहा है। तो नियति में विश्वास इस धर्म में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसमें जो कार्य करने की जो प्रवृत्ति है इसमें आलसीपन भी पाया जाता है, ऐसा वेबर मानते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ये ऑप्शन जो है कि उनकी प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण कार्य काफ़ी अच्छी तरह से विकसित रहे हैं, इसके कारण हिंदू लोग काम करने के लिए ज़्यादा प्रेरित नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन सही है कि ये जो है ये सरासर गलत होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी प्रौद्योगिकी और विनिर्माण करने की जो कार्य प्रणाली है वह काफ़ी अच्छी तरह से विकसित है, इसलिए हमें काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन फिलिस्तीन में पूंजीवाद नीचे दिए गए कारणों में से किस कारणवश विकसित नहीं हो पाया था? तो हम लोग जब यहूदी संप्रदाय की बात कर रहे थे या यहूदी धर्म की जब हमने चर्चा की थी तो उस समय यह देखा था कि किस प्रकार से यहूदी धर्म जो है आखिर में जो पूंजीवाद है वहाँ पे यहूदी धर्म में क्यों नहीं विकसित हो पाया था, इसके पीछे कारण क्या था। तो इसमें चलिए ऑप्शन देखते हैं। वह है कि यहूदी धर्म पारलौकिक संयम पर बल देते हैं, इसके कारण से वहाँ पे पूंजीवाद विकसित नहीं हो पाया था, या फिर यहूदी लोग पूरी दुनिया में छितर गए थे अर्थात इधर उधर बिखर गए थे।
या फिर यहूदी पैगंबरों ने पर्यावरण पर विजय करने का उपदेश दिया था। इसके कारण से वहाँ पे पूंजीवाद नहीं फैल पाया था या विकसित हो पाया था। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है कि यहूदी लोग पूरी दुनिया में छितर गए थे या तितर बितर हो गए थे या बिखर गए थे। इसी कारण से बेबर ने ऐसा माना था कि जो यहूदी धर्म था इसमें पूंजीवाद के विकसित होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्योंकि ये लोग पूरी दुनिया में ही अपने ही देश फिलिस्तीन से निष्कासित कर दिए गए और पूरी दुनिया में इधर उधर बिखर गए, इसके कारण इस धर्म में अर्थात यहूदी धर्म में जो पूंजीवाद है वह पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न है कि बेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता का प्रकार नहीं है? तो क है पारंपरिक सत्ता, तर्क विधिक सत्ता, करिश्माई या फिर चमत्कारिक सत्ता और व्यक्तिगत सत्ता। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो आप सभी को पक्का आंसर पता होना चाहिए कि आखिर में कौन सी सत्ता बेबर के द्वारा नहीं दी गई है। ये जो शुरू की 3 सत्ता हैं ये बेबर के द्वारा दी गई हैं। व्यक्तिगत सत्ता की बात कहीं भी बेबर नहीं करते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न निकल के आता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि जो तर्क विधिक सत्ता है यह नौकरशाही में पाई जाती है, अर्थात नौकरशाही के ही एक रूप में हमें तर्क विधिक सत्ता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि जब किसी नेता के मूल करिश्माई अथवा चमत्कारिक क्षमता पारंपरिक अथवा तर्क विधिक सत्ता में बदल जाती है तो बेबर के अनुसार क्या स्थिति होती है? तो ये हम लोगों ने जब बेबर का इग्नू सीरीज पढ़ रहे थे तो उसमें जो इग्नू की संदर्भ सूची है उसमें हम लोगों ने एक टर्म्स था उसको हमने पढ़ा था कि सामान्यीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे यही टर्म्स आपसे पूछ दिया गया है, इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग एक एक जो पॉइंट है वो बहुत ही ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि तभी हम प्रश्नों के उत्तर सही से दे पाते हैं। तो यहाँ पे पहले प्रश्न को समझिए आप लोग कि जब कोई नेता इसकी जो करिश्माई या चमत्कारिक क्षमता है वह बदल जाती है और वह पारंपरिक या फिर तर्क विधिक सत्ता में आ जाती है तो बेबर के अनुसार यह स्थिति क्या कहलाती है? क है करिश्मा अथवा चमत्कार का सामान्यीकरण, ख है सत्ता का सामान्यीकरण, ग है नेतृत्व का सामान्यीकरण या फिर घ है शक्ति का सामान्यीकरण। तो बेबर ने कहा था कि जब करिश्माई जो क्षमता होती है या फिर चमत्कारिक क्षमता जो होती है या समाप्त होके और या फिर उसी का जो रूप है वह पारंपरिक या तर्क विधिक सत्ता में बदल जाती है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो है वह बहुत ज़्यादा करिश्माई था या चमत्कारिक व्यक्ति था, ऐसा व्यक्तित्व पाया जा रहा था और फिर वह जो है वह पारंपरिक सत्ता के रूप में बदल जाता है या वहाँ पे वहाँ का नेता चुन लिया जाता है या फिर वहाँ पे उसको राजा के रूप में चुन लिया जाता है, तो या फिर किसी नौकरशाही में उसको स्थान दे दिया जाए उसी व्यक्ति को। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है इसी को बेबर ने करिश्मा अथवा चमत्कार का सामान्यीकरण कहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा कि जब करिश्माई या चमत्कारिक क्षमता जो होती है किसी व्यक्ति की वह पारंपरिक या तर्क विधिक सत्ता में जब बदल जाती है तो उसे हम करिश्मा व चमत्कार का सामान्यीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक सत्ता को किसके द्वारा वैधता मिलती है? जो पारंपरिक सत्ता है, पारंपरिक सत्ता को आखिर में जो वैधता मिलती है वह वैलिडिटी किसके द्वारा मिलती है? तो देश का कानून या फिर प्राचीन परंपराएं, नेता की श्रेष्ठ उपलब्धियां या फिर उपयुक्त में सभी। तो नेता की श्रेष्ठ उपलब्धियां तो जो हैं ये हमारी करिश्माई सत्ता में आ जाती हैं। वहीं प्रदेश का कानून वगैरह अगर देख लें तो ये हमारी तर्क विधिक सत्ता में आ जाएगी, लेकिन जो प्राचीन परंपराएं हैं ये हमारा जो ऑप्शन है वह करेक्ट ऑप्शन है कि जो प्राचीन परंपराएं होती हैं ये पारंपरिक सत्ता के रूप में पाई जाती हैं। यहाँ पर एक
प्रश्न है, इसमें खाली स्थान दिया था भरने के लिए, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि वेबर के मत में तर्क संगतिकरण वैज्ञानिक विशेषज्ञता या विशेषता और वैज्ञानिक विभेदीकरण का परिणाम होती है। या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये वेबर के मत में तर्क संगतिकरण वैज्ञानिक जो विशेषज्ञता है और ये जो प्रौद्योगिकी है, जो हमें टेक्नोलॉजी दिखती है, इसमें हम रुकिए हम भर देते हैं, यहाँ पे विशेषज्ञता हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्रौद्योगिकी। तो वेबर के मत में तर्क संगतिकरण जो है, तर्क संगतिकरण क्या है इसको अभी हम लोग समझेंगे कि तर्क संगतिकरण जो है वह वैज्ञानिक विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी विभेदीकरण का परिणाम है। अब तर्क संगतिकरण क्या होती है? वेबर ने ऐसा कहा था कि जो भी तथ्य है, चाहे वह समाज है, चाहे कोई घटना हो, जो भी तथ्य है उसको हम जब तर्क वितर्क के अनुसार उसके बारे में कोई विचार निकालते हैं तो उसी को तर्क संगतिकरण कहते हैं। तो यह अब क्लियर हो चुका होगा कि जहां पे तर्क वितर्क की बात आएगी या निरीक्षण परीक्षण की बात आएगी तो वहां पे वैज्ञानिक विशेषज्ञता जरूर पाई जाएगी। तो वैज्ञानिक विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी जो है विभेदीकरण, इसी का परिणाम जो है वह हमें तर्क संगतिकरण में दिखाई देता है। तर्क संगतिकरण का अभिप्राय क्या होता है? तो इसका अभिप्राय जो होता है वह होता है बाह्य जगत पर नियंत्रण। जब हम बाह्य जगत पे नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे? जब हम किसी भी घटना को तर्क वितर्क के अनुसार समझेंगे तभी हम बाह्य जगत पर नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि पहले के समय में जो आदिम समाज था और वहाँ पे जब बिजली चमकती थी या बादल फटते थे या बाढ़ आता था, तो वहाँ पे हमें ये नहीं पता था कि ये घटनाएं आखिर में क्यों घट रही हैं। और उस समय का मानव जो था वह जो एक अलौकिक शक्ति होती है उस रूप में इन घटनाओं को देखता था और उससे भयभीत होता था। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति ने प्रकृति को समझा और उसके बाद से प्रकृति को समझा ही किस कारण से, जब उस घटनाओं पे तर्क वितर्क करने लगा तब जाके वह उन घटनाओं को अच्छे से समझने लगा कि आखिर में यह प्राकृतिक घटनाएं किस प्रकार से घटती हैं। और इसी के कारण तब जाके बाह्य जगत पे व्यक्ति या मानव समाज का नियंत्रण पाया गया। तो इस प्रकार से तर्क संगतिकरण का अर्थ ही जो है होता है बाह्य जगत पर नियंत्रण। यहाँ पर फिर से सही और गलत का ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो क है कि तर्क संगति का मतलब क्या होता है? तो क्या तर्क संगति का मतलब भूत प्रेतों और जादू टोने पर विश्वास करना होता है? तो आप लोग खुद सोचिए कि जो तर्क संगति है क्या इसमें भूत प्रेत या जादू टोने का स्थान है कहीं पे? क्या हम इन पे विश्वास करते हुए तर्क संगति की क्रिया को समझ सकते हैं? तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि तर्क संगति जहाँ पे है वहाँ पे भूत प्रेत या जादू टोने का कोई स्थान नहीं पाया जाएगा। ख है मानवीय मूल्यों और विश्वासों को कभी भी तर्क संगत नहीं बनाया जा सकता है। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पे तो जस्ट सही और गलत के रूप में आपसे पूछा गया है। तो इसको आप लोग समझिए कि आखिर में क्या यह सही है या गलत है, क्योंकि यहाँ पे मूल्यों और विश्वासों की बात हो रही है। तो इसे आप लोग समझ के बताइए कि क्या ये सही है या गलत है। तर्क संगतिकरण तर्क संगत की बात अगर हो रही है और यहाँ पे मानवीय मूल्यों और विश्वासों की बात हो रही है, तो जो मानवीय मूल्य हैं और विश्वास हैं, इनको यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि कभी भी तर्क संगत नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात यह तर्क संगत बन ही नहीं सकता है। यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं कि अपने जो पिछले लेक्चर था इसमें हम लोग जो वेबर की दो क्रियाएं हैं, कौन सी? एक स्क्वायर एक मिनट,
एक मिनट, ये गलत लिखा गया, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। स्वैक रैशनल। तो ये क्रिया जो थी वह लक्ष्यों से आधारित क्रिया थी, सॉरी तर्कों पे आधारित क्रिया थी। अर्थात जब कोई तर्क हमारे सामने होता है, कोई लक्ष्य होता है हमारे सामने, तो वहाँ पे यह क्रिया हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर किसी को आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है और उस लक्ष्य को रखते हुए जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा कार्य कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, किताबें पढ़ रहा है, ये सारी जो क्रियाएं हैं वह उस लक्ष्य को रखते हुए कि हमें एक आईएएस बनना है और वह क्रिया कर रहा है, तो इसे स्वैक रैशनल कहते हैं। यह तार्किक क्रिया या फिर लक्ष्यों पर आधारित क्रिया कहलाती है। मैं लिख भी देती हूँ, तार्किक या फिर लक्ष्यों पर आधारित यह क्रिया होती है। दूसरी जो क्रिया है यह होती है वर्त रैशनल। इसे वर्त या वर्त रैशनल भी कहते हैं। तो ये वर्त रैशनल जो है, इसके लिए हमने ट्रिक भी आप लोगों को बताया था याद करने के लिए कि वर्त जो होता है ये W से प्रारंभ होता है और यह चूंकि मूल्यों पर आधारित क्रिया होती है, मूल्यों पर आधारित क्रिया होती है, तो मूल्य को हम किससे मान लेते हैं, M से मान लेते हैं, और M को जब हम उल्टा कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये W बन जाएगा। तो वर्त रैशनल जो होता है ये मूल्यों पर आधारित क्रिया होती है। अब मूल्यों पर आधारित क्रिया यह भी एक तार्किक क्रिया ही होती है। ये तो लक्ष्यों पर आधारित तार्किक क्रिया है, लेकिन ये जो है ये मूल्यों पर आधारित तार्किक क्रिया है। तो यहाँ पर अब समझते हैं कि मानवीय मूल्य और विश्वासों को कभी भी तर्क संगत नहीं बनाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि मानवीय मूल्यों और विश्वासों पे आधारित ही जो तार्किक क्रिया होती है उसी को हम वर्त रैशनल कहते हैं। उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट था ये अच्छे से आप लोगों को स्वैक रैशनल और वर्त रैशनल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज का ये अंतिम ऑप्शन है कि तर्क संगतिकरण का विस्तार समाज के सभी पक्षों तक हो सकता है। तो यह बात सही है कि जो तर्क संगतिकरण है इसका विस्तार हम समाज के सभी पक्षों को समझने के लिए कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज मैक्स वेबर से संबंधित जो इग्नू में एमसीक्यू बेस्ड या जो और भी अन्य तरीके के पैटर्न में क्वेश्चन थे वो की ये सीरीज थी। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।